नमस्ते आप सभी को। मैं रीना ढिल्लो एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विषय श्रृंखला में। तो इससे पहले हम अपने 3 उपन्यास है वो पढ़ चुके हैं। ये चौथा उपन्यास रहने वाला है, शेखर एक जीवनी भाग 1। क्योंकि ये है तो 2 भागों में, एक 1941 में प्रकाशित हुआ, एक 1944 में, परंतु हमारे केवल भाग 1 ही लगा हुआ है, उसी को हम पढ़ेंगे। तो एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। भाई पूछ ले कि भाई ये समस्या प्रधान है या यथार्थवादी है, आदर्शवादी है, उपदेश प्रधान है, तो आप बता सकते हैं कि ये एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। शेखर स्व की खोज का प्रतीक है। बालपन पर पड़ने वाले काम, अहम, भय के प्रभाव को दिखाया गया है कि जो एक बच्चा होता है उसके ऊपर जो काम का प्रभाव पड़ता है, अहम का, भय का, तो वो सब कुछ इसमें दिखाया गया है। आंतरिक द्वंद के साथ साथ नैतिक, अनैतिक, स्त्री पुरुषों के संबंध, व्यक्ति और समाज के संबंध, पाश्चात्य और भारतीय सभ्यता का एक दूसरे पर प्रभाव, इनकी टकराहट इसमें दिखाई गई है। सबसे पहले जो इसकी भूमिका है, फिर प्रवेश है, और फिर ये 4 खंडों में विभक्त है। तो ये नाम पूछे जाते हैं क्रमानुसार, तो देख लेते हैं। सबसे पहला क्या रहेगा हमारा, ऊषा और ईश्वर। ठीक है। फिर है बीज और अंकुर। देखो, बीज और अंकुर पढ़कर आप ये मत समझ लेना ये पहला है। पहला क्या है, उषा और ईश्वर। उषा मतलब सुबह। ठीक है, सुबह से शुरुआत होती है। फिर है बीज और अंकुर, कि जब बीज गल जाता है तो उसमें से अंकुर फूट पड़ते हैं। फिर है प्रकृति और पुरुष, कि प्रकृति का पुरुष पर क्या प्रभाव है, किस तरह वो सामंजस्य स्थापित करता है प्रकृति के साथ। फिर है पुरुष और परिस्थिति। ठीक है। यह पूर्व दीप्ति शैली में लिखा हुआ उपन्यास है और इस पर रोमा रोला के ज्या क्रिस्ताफ का प्रभाव है। रोमा रोला का एक उपन्यास है, ज्या क्रिस्ताफ, उसका प्रभाव है। इसको प्रकाशमान पुच्छल तारा भी कहा गया है इस उपन्यास को। बहुत सारी बातें मैंने इसके बारे में लिख रखी हैं, आप याद करते चलें बस। फिर वही बातें हैं भाई, इसमें बाल मनोविज्ञान है, किशोरावस्था में क्या स्थिति होती है बच्चों की, वो है। क्रांति की भावना है, विद्रोही चेतना का रूप है, प्रेम की भावना का चित्रण भी इसमें हुआ है। तो पात्र देख लेते हैं आप इसके। शेखर नायक है इस उपन्यास का और बंधन मुक्त होना चाहता है, किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं बंधना चाहता। हरिदत्त इनके पिता हैं और अनुशासन प्रिय हैं, जबकि नायक अनुशासन प्रिय नहीं हैं। सरस्वती इनकी बहन है, प्रेरक मूर्ति है और उनको ये अपना गुरु मानते हैं। शारदा, शेखर आकर्षित होता है इसकी तरफ, यह चंचल है, स्पष्टवादी है और दक्षिण में इनको मिली थी। शशि शेखर की मौसेरी बहन व नायिका है। ठीक है, जो शशि है वो इनकी मौसेरी बहन व नायिका है और इसको पाकर के शेखर अपने आप को संपूर्ण या सार्थक मानता है। शांति 18-19 वर्ष की तपेदिक से पीड़ित लड़की है। ठीक है, बीमार है और फांसी की सजा से ठीक पहले की रात ये अपने पूरे जीवन को याद करता हुआ चलता है, तो इसको ये सारी घटनाएं याद हो आती हैं। आगे देखते हैं कि इसका जो पहला खंड है, पहले खंड का नाम अभी बताया मैंने, ऊषा और ईश्वर, उसमें क्या क्या दिखाया गया है। तो इसमें दिखाया गया है कि भाई वह जो शेखर है विद्रोही प्रवृत्ति के कारण स्कूल नहीं जाता, अगर जाता भी है तो वहाँ शरारत करता है, अकेलेपन का अनुभव करता है, ईश्वर को नहीं मानता, मतलब नास्तिक प्रवृत्ति दिखाता है अपनी। बहन सरस्वती से आकर्षण है और हमें पता है ये उन्हें अपनी गुरु भी मानता है। दूसरा खंड है विदेश घृणित लगता है, कि स्वदेश प्रेम है उनमें और विदेश से उन्हें घृणा होती है। गांधी जी को आदर्श मानते हैं, गांधी जी को आदर्श मानते हैं इसीलिए वो स्वदेशी प्रिय हैं। राष्ट्रीय नाटक लिखता है, कि भी अपने राष्ट्र के को जागरूक करने के लिए नाटक लिखता है। फिर आता है हमारा तीसरा खंड, सरस्वती को प्रेरक गुरु माना है। हम ये बात पहले भी पढ़ चुके हैं, परंतु ये बात आएगी तीसरे खंड में। दक्षिण में शारदा से मुलाकात, पेपर देने लाहौर
जाता है, परंतु जब वापस आता है तो शारदा उसको वहां नहीं मिलती है। फिर उसे स्त्री पुरुष के संबंधों में ज्ञान प्राप्त होता है और थोड़ी वह घृणा करने लग जाता है इन सब चीजों से। फिर आता है चौथा खंड। कॉलेज में बिताए गए दिनों का वर्णन है कि किस प्रकार से शेखर ने कॉलेज में अपने दिन बिताए। मद्रास में वह कुमार नामक लड़के के संपर्क में आने पर समाज सेवा की भावना से ओतप्रेत हो जाता है। तो ये नाम आप नोट कर लेंगे, कुमार, कि कुमार के ही सानिध्य में रहकर इन्होंने समाज सेवा शुरू की। तो जो ये शेखर एक जीवनी है भाग एक, इसमें इनके बचपन से लेकर कॉलेज के दिनों तक का वर्णन है। हमने लास्ट में कॉलेज के दिन पढ़े, तो यही इसका चौथा और अंतिम खंड है। अब इसकी जो मुख्य पंक्ति है कि वेदना में एक शक्ति होती है जो दृष्टि देती है। ठीक है, वेदना में एक शक्ति होती है जो दृष्टि देती है। जो यातना में है वह दृष्टा हो सकता है। ये भूमिका में लिखी हुई बातें हैं और उपन्यास की पहली ही पंक्ति हैं। फिर वही बात है कि विश्व की खोज में ये उपन्यास लिखा गया है कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ, तो स्व की खोज, अपने आप की खोज। इसमें एक पंक्ति ये भी आती है कि नीम का स्वाद कड़वा परंतु गंध मधुर होती है, ऐसा ही प्रेम है। ठीक है, कि जो नीम का स्वाद कड़वा होता है और उसकी गंध मधुर होती है, ऐसा ही हमारा प्रेम है। शेखर नास्तिक है और मूर्ति पूजक है। मूर्ति पूजक, वो अपनी बहन की पूजा करता है, बहन में ही अपने गुरु को मानता है। और वह मूर्ति पूजक कौन है? सरस्वती, उसकी जो बहन है। अब रोमा रोला का एक कथन है जो उनके लिए प्रेरणादायक बना। सत्य उनके लिए है जिनमें उसे सह लेने की शक्ति होती है या क्षमता होती है। यहाँ शक्ति है तो हम शक्ति ही पढ़ेंगे कि सत्य उनके लिए है जिनमें उसे सह लेने की शक्ति होती है। रोमा रोला का कथन है और ये शेखर एक जीवनी भाग एक में है। इनके पिता का नाम चंद्रशेखर दत्त हरिदत्त पंडित था। ये कई बार क्या करते हैं, अपने पिता का नाम नहीं लगाते हैं, तो इनके पिता जानबूझ करके अपना नाम बीच में लगा देते हैं। चंद्रशेखर पंडित इन्होंने एक बार लिख दिया था, तो इनके पिताजी ने ये त्रुटिपूर्वक चिन्ह लगा के ऊपर हरिदत्त लिख दिया। तो ये एक रोचक घटना है जो बताते हैं उपन्यास में। अंग्रेजी में ये CH पंडित लिखते हैं। और एक जो कुत्ते का नाम आया है तैमूर, कभी आप ये समझ लो कि ये कोई बच्चे का नाम है, नहीं। तो इसमें एक जो कुत्ता है उसका नाम आया है तैमूर। तो जो मुख्य और इम्पोर्टेंट बातें थी, संवाद थे, पंक्तियां थी, पात्र थे, उनके बारे में खंड थे, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। आशा करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।